दिमागी बीमारियों की बात की जाए तो आजकल कॉमन है, आम है और लोगों की हमेशा दिक्कतें बनी रहती है कि किस डॉक्टर के पास हमें जाना है, किस हॉस्पिटल में हम जाएं कि वहां पर हमारा इलाज जो है वो समय पर और सही तरीके से हो पाए। इस वक्त मैं हूं छन्नी में, यहाँ पर पल्स हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर है। यहाँ के एक डॉक्टर है जिन्हें अभी रिसेंटली ही नेशनल आइकन अवार्ड फॉर ट्रस्टेड न्यूरोलॉजिस्ट दिया गया है और जम्मू कश्मीर के ये इकलौते डॉक्टर हैं। The most trusted neurologist of the year, Jammu and Kashmir, goes to Dr. Hashash Singh. To all of you. इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पल्स हॉस्पिटल है वहाँ पर डॉक्टर जो हैं वो कितने बेहतरीन हैं, जिन्हें अवार्ड जो है वो दिया जाता है और बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट, यानी कि आप ट्रस्ट कर सकते हैं इस हॉस्पिटल पर भी और यहाँ के जितने भी डॉक्टर हैं उन पर भी। इस वक्त हमारे साथ वही डॉक्टर हैं जिन्हें बेस्ट आइकन अवार्ड दिया गया है। हमारे साथ है डॉक्टर हशाश सिंह। सर, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपको अवार्ड मिला है। थैंक्स अ लॉट। कॉमन अगर बात की जाए न्यूरोलॉजिकल जो डिजीजेज रहती हैं, इसमें कौन कौन सी बीमारियां जो है वो दिमागी तौर पर देखी जाती हैं? जी देखिए, सबसे जो कॉमन हम न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ देखते हैं उसमें हेडेक सबसे कॉमन है, क्योंकि आप देखते हैं कि ऑलमोस्ट 9 to 12% पॉपुलेशन को हेडेक डिसऑर्डर रहता है। और सबसे कॉमन माइग्रेन हेडेक्स आती हैं, टेंशन टाइप हेडेक्स आती हैं और सबसे कॉमन जो डिसऑर्डर है वो हेडेक्स है। हेडेक्स के बाद जो सबसे कॉमन हम देखते हैं वो है एपिलेप्सी, जिसे हम मिर्गी की प्रॉब्लम बोलते हैं, जिसे हम झटके की बीमारी बोलते हैं, और सबसे कॉमन दूसरी एपिलेप्सी हम देखते हैं। सो हेडेक और एपिलेप्सी, और इनके साथ साथ जो एक डिज़ीज़ है जो ऑलमोस्ट अब हम सब सुनते हैं और कॉमनली डायग्नोज भी होती है, दैट इज़ स्ट्रोक, जिसे हम लकवा की प्रॉब्लम बोलते हैं। हाँ जी, इनको छोड़कर कुछ डिजीज़ हैं जो स्लोली होती हैं, समय के साथ धीरे धीरे प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, और हालांकि बहुत बीमारियां हैं, बट जो सबसे कॉमन दो हैं उसमें सबसे पहला डायग्नोसिस हम डिमेंशिया का बनाते हैं बहुत कॉमनली, जिसे हम याददाश्त कम होने की बीमारी बोलते हैं, और दूसरा पार्किंसंस डिजीज़, जिसमें पेशेंट को ट्रेमर्स होते हैं, स्लोनेस होती है, जिसे हम ब्रेडिकाइनेसिया बोलते हैं, वो है। मैं सर ये जानना चाहूँगा, सबसे पहले आपने कहा कॉमन, जैसे हम हर एक को हेडेक होती है, सिर दर्द सबको होता है, लेकिन कई बार लोग जो हैं उससे नज़रअंदाज कर देते हैं, कहते हैं कि रोज़ है, कोई ना कोई दिमाग तेल लगा लेंगे, कुछ मसाज कर लेंगे तो उससे सही हो जाएगा। क्या ये प्रोसेस सही है? क्योंकि जिसको रेगुलर हेडेक हो रही है शायद उसे डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। जी हाँ, ज़रूरी है, क्योंकि हेडेक बहुत टाइप्स का होता है। प्राइमरी हेडेक डिसऑर्डर्स होते हैं, सेकेंडरी हेडेक डिसऑर्डर्स होते हैं। मैंने अभी जो माइग्रेन और टीटीएच या क्लस्टर की बात की, वो प्राइमरी डिसऑर्डर्स हैं, यानी कि उसमें पेशेंट की जान को खतरा नहीं है, बट कुछ सीरियस बीमारियों की वजह से भी पेशेंट को हेडेक हो सकती है, जैसे ब्रेन में ट्यूमर होने की वजह से या स्ट्रोक होने की वजह से, या और भी मल्टीपल सेकेंडरी कॉजेज जैसे कोलॉइड सिस्ट वगैरह होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे और वो उन सिम्टम्स को नहीं पहचानेगा जिनकी वजह से पेशेंट को हेडेक हो रही है, और वो एक सीरियस बीमारी की तरफ इशारा कर रहे हैं, जैसे सबसे कॉमन हम ट्यूमर की बात करेंगे, तो हम वो मिस कर सकते हैं। और अगर डायग्नोसिस लेट बनेगा पेशेंट का, तब तक ट्यूमर का स्टेज 1 से 3 से 4 हो जाएगा, तो पेशेंट का जो सर्वाइवल है वो भी, यानी कि अगर हेडेक आपको रेगुलर हो रही है तो आपको डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी हाँ, डेफिनेटली। और ये अगर इसके साथ ही अगर मिर्गी की बात की जाए तो जिस तरह से मिर्गी कई बार बच्चों को बचपन में ही शुरू हो जाती है, जब वो जवानी तक चलती है, बुढ़ापे तक चलती है, उससे अगर आप रोकथाम, क्या उसका मतलब बिल्कुल उसे रोका जा सकता है? किस तरीका उसका रहता है? देखिए, एपिलेप्सी में दवाइयों से हम सीजर्स को बहुत कंट्रोल कर सकते हैं और पेशेंट को हम सीजर फ्री कर सकते हैं। एपिलेप्सी की दवाइयाँ एपिलेप्सी को क्योर तो नहीं करती हैं, बट ट्रीट करती हैं और झटकों को काफ़ी कम करती हैं। सो अगर छोटे बच्चों में एपिलेप्सी होती है तो वो अलग तरह की एपिलेप्सीज होती हैं। लेट ऑनसेट एपिलेप्सीज यूजुअली स्ट्रोक की वजह से या पेशेंट्स को ट्यूमर्स की वजह से होती है। हर एक एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट अलग रहता है, डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ सीजर, टाइप किस तरह का झटका आता है। टाइप्स भी रहते हैं? जी हाँ, इसमें बहुत सारी टाइप्स रहती है, और इसमें जो रैशनल एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है जो उसी पर्टिकुलर सीजर टाइप के लिए बनी है, वही देने पर हम अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं। यानी कि मिर्गी में भी कहीं ना कहीं जान जाने का खतरा रहता है, ऐसा कुछ होता है? जी, अगर बड़ा झटका बहुत देर तक चलेगा तो ब्रेन को ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से हाइपोक्सिक ब्रेन डैमेज हो सकता है,
और पेशेंट को रिवर्सिबल ब्रेन डैमेज भी हो सकता तो है। ये मैं जानना चाहूँगा, जब मिर्गी का दौरा पड़ता है, कुछ ऐसा होता है, स्ट्रोक अगर किसी को आता है, तो सबसे पहले अगर वो घर में है या कहीं पर भी है, तो वो क्या करे अपने लिए, उसकी फैमिली वाले उसके लिए क्या करें ताकि वो हॉस्पिटल या डॉक्टर तक पहुँच पाए? देखिए, एपिलेप्सी में सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो पेशेंट है उसे एक फ्लैट सरफेस पे लिटा दिया जाए और लैटरली एक पोजीशन उसके दे दी जाए, सो दैट कि जो उसकी सेक्रीशंस हैं सब ओरल, वो सब सेक्रीशंस जो हैं वो बाहर आए, ना कि वो अंदर ले ले, लंग्स में एस्पिरेट कर ले, जिससे उसको निमोनिया हो जाए। कि वो सांस जो लेता है अंदर बाहर करता है, या उसकी बात कर रहे हैं आप? जी, जो थूक आएगी उस समय, जो उस समय सेक्रीशंस आती हैं, वो सेक्रीशंस अगर पेशेंट को हम सीधा लिटा के रखेंगे तो वो एस्पिरेट कर सकता है, लंग्स पे जा सकता है, वो एक इम्पॉर्टेंट है। बाकी बिल्कुल कोशिश नहीं करना चाहिए कि हम पेशेंट का मुंह खोलें कोई स्पून डाल के या फोर्स लगा के, क्योंकि अगर हम वैसा करने की कोशिश करेंगे तो पेशेंट को भी डैमेज हो सकता है और आपको भी डैमेज हो सकता है। और इसमें बहुत सारे मिथ्स भी हैं। मिथ्स जैसे आपने कहा कि चम्मच के साथ वो खोलने का मुंह करते हैं, बहुत सारी और चीज़ें भी, जैसे सॉक्स को लेकर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें चलती हैं कि सॉक्स के साथ उसको स्मेल देनी चाहिए। क्या ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब पुराने ज़माने की स्टोरीज़ हैं, फोकलोर से, ये बहुत गलत है। ऐसा करने से कुछ भी नहीं होता है। जो एपिलेप्सी है वो प्योरली एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है और इसमें इन सब चीज़ों का कोई भी रोल नहीं है। एक है कि हर एक की याददाश्त पे पड़ा कि मैं भूल गया, मैंने कोई कल काम किया था आज भूल गया, या याददाश्त ऐसी रहती है, वो रेगुलरली वो भूलता जाता है। क्या ये भी कोई डिजीज़ है, ये भी कोई बीमारी? हाँ, देखिए, जो ये आपने जो बोला, ये एक्चुअली सबसे मोस्ट ऑफनली जो कॉज है वो स्ट्रेस है एक्चुअली, क्योंकि हर एक को डिमेंशिया तो नहीं होता, डिमेंशिया इज़ नॉट दैट कॉमन, और वो एक पर्टिकुलर एज के बाद होता है। जो यंगस्टर्स अभी कंप्लेन करते हैं मेमोरी प्रॉब्लम्स, वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ डिप्रेशन होता है। बाकी और कुछ कॉजेज जैसे SLE हो गया, सिस्टमिक लूपस एरिथमेटोसिस, उसको छोड़ के कुछ वैस्कुलिटिक सिंड्रोम्स हो सकते हैं जिनमें मेमोरी प्रॉब्लम हो सकता है। बट लार्जली जो यंग पेशेंट में मेमोरी लॉस है वो स्ट्रेस की वजह से है। बहुत सारे पेशेंट्स अपने सिम्टम्स को गूगल करेंगे और उसके बाद जो डिजीज़ गूगल दिखाएगा वो सबसे सिवियर डिजीज़ दिखाएगा, उसके सबसे वर्स्ट फॉर्म होगी, और मरीज़ को एक्चुअली में उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता। बट वो पढ़ने की वजह से जो मरीज़ को स्ट्रेस होता है, उस स्ट्रेस की वजह से पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं वो बढ़ जाते हैं और उसकी लाइफ कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ऑब्वियसली फ़ायदे भी हैं, बट अभी अपनी बीमारी को बार बार सर्च करके, आपको जो डॉक्टर ने दवाई दी है उस पर विश्वास ना करके, बार बार उसके एडवर्स इफेक्ट्स पढ़ के अपनी मर्ज़ी से दवाई स्टॉप करना, अपनी मर्ज़ी से दवाई मन मुताबिक खाने की वजह से मरीज़ों को लाजली नुकसान ही हो रहा है। आपने बहुत सारे लोगों का इलाज किया है, आपके पास जो लोग आते हैं, किस तरह की बीमारियां आपके पास दिमागी तौर पर अभी तक जो आई है वो? जी, देखिए, मल्टीपल बीमारियां न्यूरोलॉजी में बहुत डिजीज़ रहती हैं, बट सबसे कॉमन जो हम देखते हैं, जो ब्रेड एंड बटर रहता है न्यूरोलॉजी का, सबसे कॉमनली हम लोग हेडेक्स देखते हैं, स्ट्रोक देखते हैं, एपिलेप्सिस देखते हैं। स्ट्रोक की बात की जाए, किस तरह का स्ट्रोक की आप बात करें? देखिए, दो तरह का स्ट्रोक होता है, या तो वो इस्कीमिक स्ट्रोक होता है जिसे हम क्लॉट की वजह से वाला स्ट्रोक बोलते हैं, और दूसरा नस फटने की वजह से जिसे हम हैमरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं। तो तकरीबन 80% पॉपुलेशन को जो होता है वो इस्कीमिक स्ट्रोक होता है और अराउंड 20% पॉपुलेशन को हैमरेजिक स्ट्रोक होता है। इसकी क्या मतलब, क्या जड़ क्या रहती है कि जिनको ये स्ट्रोक होता है, क्या प्रॉब्लम? जी, देखिए, जो सबसे कॉमनेस्ट कॉज है स्ट्रोक का वो हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, स्मोकिंग है, हाइपरलिपिडीमिया यानी कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ना है, ओबेसिटी है, मोटापा, और ये सब चीज़ें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ठीक हो सकती हैं। यही रिस्क फैक्टर्स हैं, चाहे वो किडनी की प्रॉब्लम हो, चाहे वो लिवर की प्रॉब्लम हो, चाहे वो हार्ट की प्रॉब्लम हो या स्ट्रोक हो। आज के समय की बात की जाए, क्योंकि दौड़ धूप है, हर एक को दौड़ना है, मोबाइल से काम भी करना है, फास्ट दुनिया है, जल्दी, और जंक फूड भी, क्योंकि जल्दबाजी में हम जो हमारा फ्रेश फूड होता है शायद वो नहीं खा पाते हैं, बाहर का खाना भी खाना पड़ता है। अपने लाइफस्टाइल में आपसे मैं जानना चाहूँगा आखिर में कि लाइफस्टाइल किस तरह से हम अपनाएं कि इन चीज़ों का हम पर कम असर हो? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अपना जो BMI है उसको मेंटेन किया जाए, अपने BMI को 25 के नीचे रखा जाए, और उसके साथ ही जो आपका डेली सॉल्ट इंटेक है वो कम होना चाहिए। सॉल्ट इंटेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी जो कैलोरिक इंटेक है उसको भी हम अपनी बॉडी वेट के हिसाब से 1400 रिक्वायरमेंट है, 1600 उसको हम मेजर कर सकते हैं। और वी शुड ऑलवेज इन्वॉल्व इन रेगुलर एरोबिक एक्सरसाइजेस।
जैसे कुछ स्टडीज़ में है कि मिनिमम 10,000 स्टेप्स आपके डेली होने चाहिए। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ब्रिस्क वॉक करें, सो दैट जो हमारा BMR है वो ठीक रहे और हमारा जो बेसल मेटाबॉलिज्म है वो ठीक रहे। कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम दिमागी तौर पर मिलती है तो यहाँ पर सर हैं डॉक्टर हर्षाज सिंह, यहीं पर आपको मिल जाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगी वो आपकी दूर कर देंगे और जो भी आपको एडवाइस अगर चाहिए होगी, बेस्ट एडवाइस, वो भी यहीं से इनसे मिलेगी। कि यहाँ पर 24/7 एमरजेंसी सर्विसेज ओपन रहती है। हाईटेक ICU है, यानी कि जो भी फैसिलिटीज़ बाहर के लिए आपको जाना पड़ता है वहाँ मिलेगी, वो यहाँ इस हॉस्पिटल में आपको मिल जाएगी। इसके साथ ही अगर कोई आयुष्मान कार्ड इस्तेमाल करना चाहता है कि उसे कहीं ना कहीं जो आयुष्मान कार्ड का जो उसका उन्हें फ़ायदा लेना है, तो यहाँ पर वो भी है। और आयुष्मान के साथ उसी के बीच में एक निको जो बच्चों के लिए, शायद बच्चों के लिए रहती है, बिल्कुल न्यूनेटल ICU, हाँ, तो वो भी यहाँ पर सर्विस आयुष्मान के साथ साथ मिल जाती है। साथ ही 24/7 यहाँ पर डायलिसिस भी अवेलेबल है। और जॉइंट रिप्लेसमेंट, सबसे बड़ी बात, जॉइंट रिप्लेसमेंट यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। किसी को भी नीज में अगर बात की जाए, दर्द रहती है, उनको लगता है कि ये रिप्लेसमेंट करनी है, तो यहाँ पर आइए, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करके देंगे। उसके अलावा यहाँ पर ऑर्थोपेडिक्स है, जनरल सर्जरीज की बात की जाए, गायनिक अगर बात की जाए, सभी यहाँ पर अवेलेबल मिलेगी। और एक चीज़ और, सबसे बड़ी बात, कहीं भी आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पर आपका जो अटेंडेंट रहता है, यानी कि अगर मरीज़ को एडमिट कर लिया जाता है तो अटेंडेंट को कहाँ जाना है, वो कहीं किराए पर रूम लेगा, किसी होटल में जाएगा, कहीं ना कहीं उसे अपना और पैसा जो है वो खर्च करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहाँ आते हैं, इस हॉस्पिटल में आते हैं, उन्हें यहाँ पर सराय भी दिए जाएगी, यानी कि रहने के लिए रूम या कमरा भी दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए कोई भी चार्ज जो है वो ये हॉस्पिटल नहीं लेता है। यानी कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक तो आपके जो मरीज़ हैं उनका ट्रीटमेंट यहाँ पर बेस्ट तरीके से होगा और आपके अटेंडेंट भी यहीं पर रह पाएंगे, इनके पास में रह पाएंगे, उनसे कोई पैसा और जो है वो चार्ज नहीं किया जाएगा। यानी कि आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जम्मू के छन्नी हिम्मत में, जम्मू दरबार के पास ही पल्स हॉस्पिटल है, यहाँ पर आइए और सर से मिलिए। अगर आपको दिमागी तौर पर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़, छोटी से छोटी दिमाग से रिलेटेड बीमारी है या हेडेक आपको रेगुलर हो रहा है, तो ज़रूर चेकअप करवाइए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ें आगे आपकी मुश्किलें जो है वो बढ़ा सकती है। लास्ट में सर आपकी तरफ से कोई एडवाइस देना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अपने जो सिम्टम्स हैं, अगर आपके हेडेक है, बैक पेन है, या हाथ सुन हो जाते हैं, नमनेस है, मेमोरी का प्रॉब्लम है, या ट्रेमर्स होते हैं यानी कि हाथ हिलते हैं, तो उन सब सिम्टम्स को आपको लाइटली नहीं लेना चाहिए और जितना जल्दी आप अप्रोच कर सकते हैं आप दिखाना चाहिए डॉक्टर को, क्योंकि जब हम बीमारी का डायग्नोसिस जल्दी करेंगे तो पेशेंट को रिलीफ होने का चांस उतना ही बीमारी में ज़्यादा होगा। ज़रूर, और ज़रूर आइए, डॉक्टर हर्षाज सिंह यहीं पर आपको मिल जाएंगे पल्स हॉस्पिटल में। कभी भी आप आ सकते हैं, 24 आवर्स सर्विस यहाँ पर ओपन रहती है।